लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सांसद संतोष पांडेय द्वारा लगाए गए आरोपों का तीखा जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिवंगत पिता नंदकुमार बघेल पर भाजपा सांसद संतोष पांडेय द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बघेल ने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि एक दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जो दिवंगत हो गए उसके बारे में सवाल खड़ा करना ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सुखबाजी इसके अलावा क्या है? ये हर समय कोई नया विषय ऐसा ले आते, मतलब इनके पास कोई ज्यादा विषय है ही नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन, अब वन नेशन वन इलेक्शन छत्तीसगढ़ कैसे करा सकती है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे है ना। यहाँ तो भाई चुनाव केवल पंचायत या नगरीय निकाय के नहीं होते, यहाँ चुनाव विधानसभा भी होते हैं, लोकसभा भी होते हैं, जो इसके हाथ में नहीं है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये क्या चर्चा करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पे होगा भाई तो चर्चा, और ये संभव भी नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी की तो शुरू से करेगी, ये संभव नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। तो और कोई सवाल? पार्टी जान चुका है, इससे सरकार संभाल लेगा। शासन प्रशासन में इसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसके माथे पे धब्बा है जो बलौदा बाजार की घटना घटी, जिसमें कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय धू धू कर जल गया। अब उसके बाद अब क्या करें? तो लोगों को प्रताड़ित करो। प्रशासन उसके पास है, फुटेज उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। इसके लिए जिम्मेदार तो वही लोग। अब वो क्योंकि बदनामी हो रही है तो किसी न किसी के माथे में थोपने का काम, इसके अलावा क्या है? थैंक यू। क्यों वहां वाले केस, एसटीएफ वाले केस में कर दिया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट किस पे लग गया? लगा मतलब ये तो गजब कर रहे हैं भाई। जेसीबी लेके खोदते हैं 6 फीट और उसमें मतलब वो जो कार्टून है डब्बा, उसमें मिट्टी और धूल का एक दाग, जो कागज का पुट्ठा है सड़ता भी नहीं, और जो होलोग्राम है जला हुआ, उसमें एक भी कंकड़ नहीं है। ऐसे हैं ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी पुलिस से ही संभव है। मड़कम भीड़ में 1 दर्जन गोली लगी थी उसके शरीर की, उस लड़की को, लेकिन मजाल है उसकी सूट में एक छेद हो, उसके कपड़े में। ऐसे गोली मारते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार। हाँ, अंक देने लायक बच्चे ने भी सरकार की जो बताई थी अपमानित, हम उनको सम्मान देते हैं। अब दोनों के बीच में क्या बात होगी? दोनों सरगुजर है। मैं ये शराब घोटाला मामले में जांच करें कि पहली एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था इससे लगा दी पर उसके बाद अब यूपीएससी में सुनवाई करती थी, हम मानते हैं अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अच्छा, वही नकली होलोग्राम के बारे में मैंने सवाल खड़े किए थे और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। विधानसभा में भी कहा था, प्रेस के माध्यम से कहा। ये शराब घोटाला बोल रहे हैं, चुनाव तक तो समझ रहा था राजनीति है, लेकिन यदि राजनीति नहीं है, शराब घोटाला है, तो फिर वही जो होलोग्राम सप्लायर है, अभी तक होलोग्राम वही सप्लाई कर रहा है, वही शराब ठेकेदार हैं, शराब फैक्ट्री वाले हैं जो अभी तक शराब सप्लाई कर रहे हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसी है, कोई तो बदला नहीं है। तो या तो आरोप राजनीति से प्रेरित था, लोगों को बदनाम करने के लिए था, या फिर ये सरकार भी लिप्त है। 8 महीने से वही काम कर रही है। ईडी वालों को तो अभी जो सरकार में बैठे हैं
उनसे पूछताछ करना चाहिए। और दूसरी बात यह, होलोग्राम नकली होलोग्राम है तो उसे फायदा किसको होना है? सबसे पहले जो फायदा होगा वो फैक्ट्री वाला, उसको तो आपने पूछा नहीं। दूसरा, जो वहां के अधिकारी, क्योंकि विभाग के अधिकारी वहां हर शराब फैक्ट्री में वहां पदस्थ होते हैं, उनकी आपकी गिरफ्तारी। तो बचत तो केवल ये है कि आप राजनीतिक द्वेषवश लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, लेकिन इंडियन में नहीं क्या याद है, यही हो रहा है। मैं उन्हीं आरोपों से दोबारा पूछना। तो ये प्रताड़ित करने का सही मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी यदि केस कर दे तब भी दूसरे एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित करना, यही तो हुआ ना। वहां केस हो गया था, लोग बाहर थे, जमानत पे थे, अब वो उसी आधार पे फिर से एडब्ल्यू में एफआईआर कर लिए। अब उसमें वो केस होगा या उससे जमानत मिल जाएगी तो थाने में कर देंगे। तो आपका उद्देश्य कोई भ्रष्टाचार रोकने का नहीं है, आपका उद्देश्य लोगों को प्रताड़ित करने का और बदनाम करने का, इसके अलावा क्या है? कोयला में आप देख लो, कोयला का आरोप लगाते थे, मंत्री के लोग दूसरे राज्य में जाके गोलीबारी कर रहे हैं। भाई रायगढ़ में क्या हुआ? 18 लोग गिरफ्तार हैं, 300 राउंड फायरिंग हो गया। छोटी मोटी बात है, लेकिन ईडी वहां नहीं जाएगी, नहीं ओडब्ल्यू उसमें जांच करेगी। तो सैया भैया थानेदार, ये स्थिति है। बड़े होटल में क्या हो रहा था वो सब जानते हैं, कौन कौन बड़े बड़े लोग बैठे थे उसके बारे में मौन है। राइस मिल बड़ा घोटाला हुआ, 120 रुपये मिलिंग चार्ज दे दिया, उसको तो आप जारी रखे हो। जब 120 रुपया मिलिंग चार्ज यदि गड़बड़ है तो आपको 40 पहले जब 40 रुपया था वो 40 रुपये कर देना था, क्यों नहीं किए? ये क्या? अब तो उसमें भी यही है कि जिस दिन डीओ कटता है और जिस दिन बिल पेमेंट होता है, आप खोजी, पत्रकार हैं, थोड़ा सा खोज लीजिए वहां जाके फूड डिपार्टमेंट में, नान में, किस दिन डीओ कटा और किस दिन बिल कटा, ये दोनों को मैच कर लीजिएगा तो उसको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ये बड़ौदा में सर मामले में देवेंद्र यादव को फिर क्या? आरोप लगा है, जो नक्सली 5 नक्सली मारे गए उसमें से नंद कुमार बघेल मारे गए। वोट बैंक प्रोजेक्ट कराते जा रहा है, कैसे मतलब? अब भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि बिजली दर इतना महंगी क्यों है। उन्होंने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की तो उसका क्या हुआ? ये इन सवालों का जवाब इनको देना चाहिए। 200 उद्योग बंद हो गए, लोगों को रोजगार छीन गया है, उसके बारे में इनको जवाब देना चाहिए। तो ये जनता को दायां बायां करने के, ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ करते रहे। वैसे इनको राष्ट्र प्रेम उनका दिखावा भर है, आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी। आरएसएस कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा झंडा फहरा नहीं, तो ये आज तिरंगे की बात करते हैं। संविधान जब लागू हुआ तो ये लोग संविधान को जलाने का काम किए थे, उसका विरोध किए थे। ये लोग तो अम्बेडकर सहित महात्मा गांधी सहित सारे लोगों को रावण की मुंडी में लगा के ये लोग उसका वध कर रहे थे। जो कार्टून बनाया था आपने देखा होगा, बहुत पुराना कार्टून 1948 का, उसमें भी आप देखें 50 की बात करें, जब संविधान लागू हो तभी ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदेश भर में हाथियों का आतंक फैला हुआ है। आज मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जिले एक परिवार में 4 लोगों को हाथी ने गुजर दिया। कल कोरबा में घटना, 2 दिनों में 7 लोग की हत्या। हाथी को बनाने वाले और प्रिंसिपल की मानव हाथी द्वंद को रोकने के लिए उनके लिए हम लोगों ने वर्कशॉप किया भी था और उसके रोकने की तैयारी भी, और उसको उसमें इम्प्लीमेंट किया था, तो उसमें उसका लाभ भी मिला था। अब जंगल लगातार काटते जाएंगे तो जाएगा कहाँ?
उसको रोकने के लिए तरीका यही है, जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्रों में हाथी जंगल में रहे, उसके लिए पानी और उसके अनुकूल जो चारा है उसकी व्यवस्था आप करें, हाथी क्यों बाहर जाएगा। लेकिन यदि उसके आश्रय को ही आप नष्ट करते जाएंगे तो हाथी जंगल से बाहर निकल के गांव की तरफ आएगा। ये आप लोगों को गायों के गौठान को आप जो है गायों की कुछ खर्च की है और बीजेपी अब अभ्यारण्य बनाने की बात करती है। बनाने की बात हो रही है, लेकिन हो कहाँ रहा है। कहीं एक जगह भी अभ्यारण्य बना है। और अभी जो मवेशी है वो सड़कों पे है, वो खेतों पे है। सड़क में जान माल का नुकसान हो रहा है और खेतों में अनाज का नुकसान हो रहा है। ऐसी सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी हुई है। किसी भी गांव में चले जाइए, 25-50-100 आपको छुट्टे जानवर आपको मिलेंगे। उसी प्रकार की सड़कों में चले जाइए, आप कोई भी सड़क आप देखेंगे वहां आपको मवेशी बैठे दिखेंगे। तो इससे एक तरफ जान माल का नुकसान हो रहा है, दूसरा गोबर जहां तहां पड़ा है तो गंदगी भी फैल रही है, उससे मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और दूसरे प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों ने इसीलिए चाहे शहर हो चाहे गांव हो, गौठान बना के इसको रहने की व्यवस्था किया थे। विधानसभा में मैंने कहा था ये पहली योजना है पूरे हिंदुस्तान में, पहली योजना है गोबर खरीद की। गौठान की फसल बचाना भी है, जान माल की रक्षा करना है। यदि आपके पास और आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, आपके पास कोई सुझाव, तो इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन बंद मत करिए। क्योंकि 1.5 लाख एकड़ जमीन हम लोगों ने आरक्षित कर दी और उसमें शेड भी बना लिया, टांका भी बना लिया, घेरा भी कर दिया, व्यवस्था भी हम लोगों ने कर लिया था और चल रहा था योजना। चलती योजना का आपने बंद कर दिया। स्वावलंबी हो गए थे 7,000 से अधिक गौठान, उसका आपने बंद कर दिया। आज गांव गांव में खुले जानवर से लोग परेशान हैं। और इसीलिए पहले तो मैं ही बोला था, हमारे पाटन के लोग आए थे तो 16 तारीख को हम एसडीएम कार्यालय में खुले जो मवेशी है उसके साथ जंगी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बाद में पीसीसी चीफ को भी ये योजना पसंद आई तो उन्होंने पूरे प्रदेश भर में इसका आयोजन करने का तैयारी भी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि शुरू होना चाहिए, व्यवस्था शुरू होना चाहिए, ये डिमांड गांव के लोगों की। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त घोषित किया था, तब से पूरी दुनिया भर के आदिवासी इस 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी लगातार आदिवासी समाज के लोग इस दिन बड़े धूमधाम से इसका आयोजन करते हैं। आदिवासी समाज के मांग पर हमारी सरकार ने 9 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया था। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद छुट्टी तो बरकरार है, लेकिन सरकार की ओर से आयोजन जो होना था वो आयोजन की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री एन मौके पे उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। सवाल इस बात का है कि यहाँ 32%, 1/3 आदिवासी निवास करते हैं। समाज की ओर से आयोजन होता है, शासकीय आयोजन होता है, लेकिन सरकार के द्वारा हाथ खींचने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है? क्या क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने आदिवासी दिवस घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आदिवासी मानती नहीं है, वो वनवासी मानते हैं। और ये वनवासी दिवस नहीं है, आदिवासी दिवस। क्या इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खींचा? और शासकीय तौर पे जो आयोजन होता था उस आयोजनों से मुख्यमंत्री का शामिल नहीं होना, ये आश्चर्य का विषय है और मुख्यमंत्री को और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से शासकीय आयोजनों से मुख्यमंत्री विमुख हो गए। इसका जवाब उसे देना चाहिए। चुनाव से पहले आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना, जनसभा होना, चुनाव जीतने के बाद एक आदिवासी नेता को राज्य के सर्वोच्च पद में नियुक्त करना, उसके
उसके बाद जो है एक आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का नाम पहुंचना और एक भी शासकीय कार्यक्रम आयोजित न होना, क्या लगता है ये अब आदिवासियों को दरकिनार किया जा रहा है और अब और चुनाव से पहले उनको केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल एक षड्यंत्र दिखाई देता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्पष्टीकरण देना चाहिए और सरकार को, क्योंकि विष्णु देसाई आदिवासी हैं और उसका इसका जवाब देना चाहिए वो मौन क्यों है। एक भी विज्ञापन नहीं गया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में न प्रिंट मीडिया में। छोटे छोटे आयोजन का बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, लेकिन आदिवासी दिवस के अवसर पर इसका विज्ञापन नहीं देने के पीछे कारण क्या है, ये तो स्पष्ट करना चाहिए। सर, ये आगे का संतोषा पांडे ने एक सवाल खड़ा किया है, 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के कलाकार के रूप में एक व्यक्ति की उन्होंने पहचान की है और उन्होंने कहा है कि उनके कलाकार थे 7 लाख रुपए की जो मतलब आपसी लेन देन था उसे उन्होंने बताया और ये कहा है कि भूपेश बघेल बताए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और मोहल्ला मानपुर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के साथ नंद कुमार बघेल की मतलब बैठकें जो है। ये भी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जब आप राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करते थे कहते थे कि मोहल्ला मानपुर को जरूर जीतेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए उसके बाद उसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। वो गांधी से सवाल करते हैं, वो नेहरू से सवाल करते हैं, वो इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल कर लिए, तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूंगा कि वो वहां चले जाए और उसे जवाब लेकर आ जाए। मतलब मूर्खता की हद हो गई। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे, वो कहाँ आते थे कहाँ जाते थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। और उन्होंने सर्वोदय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंत में बुद्ध की बात वो कहते थे, बुद्ध के बिना शांति नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। अंतिम क्षणों में यही बात कहते थे। अब उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से ओछी बयान देना मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जो इतना घटिया मानसिकता के व्यक्ति है, किसके साथ संबंध है किससे नहीं, उनको भारतीय जनता पार्टी सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले तक में तो नक्सली जाके हफ्ता वसूली करते थे, उसके कार्यालय में जाकर हफ्ता वसूली करते थे। इस बात को सब जानते हैं, रायपुर के एक बच्चा जानते। तो For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28